नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराग शर्मा हमारे नए YouTube चैनल पे एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। ये YouTube चैनल हमने बोर्ड मिशन के तहत शुरू किया है, जिसमें हम क्या है बोर्ड की कक्षाएं जैसे 8th हो गई, 10th हो गई, 12th हो गई, उनकी बेसिक वर्कों को भी सॉल्व करवाएंगे और इसके बाद जो हमारा मिशन रहेगा प्रत्येक चैप्टर को एक बार रिवाइज करवाना, ठीक है, और उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में आपको बताना, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के अंदर इसको शेयर करें और हमारे YouTube चैनल पे जुड़ें। तो चलते हैं, आज मैं आपको ये जो हमने ले रखी है ये कक्षा 10 की संजीव की बेसिक वर्क है और इसके सेकंड मॉडल पेपर पे हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे, क्योंकि फर्स्ट तो इसमें क्या है सोल्व किया हुआ है, वो हम क्या है लास्ट में कर लेंगे, ठीक है। तो पहले सेकंड पे चर्चा करते हैं, क्योंकि हमारे जो अब एग्जाम जो मार्च में स्टार्ट होने उनमें क्या है बहुत ही कम समय रहा है, तो जल्दी से जल्दी मैं इनको करवाने का प्रयास करूंगा आपको और अच्छी तरीके से समझाने का भी प्रयास करूंगा। काफी विद्यार्थियों की डिमांड भी थी भी सर 10th क्लास की वीडियोज आप लेके आए, तो आज उनकी डिमांड पे हम ये वीडियो लेके आए हैं। तो देखते हैं उनका कितना सहयोग रहता है, वो कितनी ज्यादा वीडियो को शेयर करते हैं। तो चलते हैं, मॉडल पेपर 2 क्या बोल रहे हैं। इसमें जो सामान्य निर्देश दिए गए हैं वो तो आप सबको बताए होंगे भी क्या है, भी रोल नंबर वगैरह लिखनी है, सभी प्रश्नों को करना अनिवार्य है, ठीक है। तो ये एक बार आप जरूर पढ़ लें, क्योंकि ये एग्जाम में आपको काम में आएंगे। तो खंड ए की चर्चा करते हैं। तो खंड ए में पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये देखिए, दो संख्याओं का गुणनफल 1080 है और उनका महत्व समापवर्तीय 30 दिया गया, तो उनका लघुत्तम समापवर्तीय ज्ञात कीजिए। अगर इस प्रकार के क्वेश्चन दिए गए हो तो हमारी ये प्रश्नावली नंबर 1 का क्वेश्चन है, तो इसमें एक फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, फॉर्मूला हमारे पास होता है HCF गुणा में LCM, यानी मैस है और लेस है, दो संख्याओं या तीन संख्याओं से मिलकर बनी हुई होती हैं। तो देखते हैं फॉर्मूला क्या होता है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। अब इस प्रकार के क्वेश्चनों में आपको क्या है, या तो HCF दे देगा तो LCM पूछेगा, LCM दे देगा तो HCF पूछेगा। अगर ये दोनों देकर एक संख्या दे दे तो एक संख्या पूछेगा। तो आपको करना कुछ नहीं है, जो चीज पूछी जाए ना वो तो इज इक्वल टू यानी बराबर के एक तरफ रखनी है और दूसरी को इधर नीचे ले आना है। अब जैसे अपने को इस क्वेश्चन में दे क्या रखा है, दो संख्याओं का गुणनफल दे रखा है और उनका HCF दे रखा है कितना, 30। कितना दे रखा है, 30। और पूछा क्या है अपने को, LCM पूछा है। क्या पूछा है, LCM पूछा है। तो LCM को इधर रख लेंगे, HCF को क्या है इधर ले आएंगे, HCF को क्या है इधर ले आएंगे। इसी तरह से करना है, जो पूछा जाए वो बताना है। अब दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना दिया गया है 1080, HCF कितना दे दिया 30, 0 से 0 काट दो, 3 3 और 3 6 18, अपना आंसर कितना आ गया 36। तो ऑप्शन नंबर स इसके अंदर क्या होगा, सही होगा। सेकंड क्वेश्चन क्या दिया गया है, एक त्रिघात बहुपद के अधिक से अधिक शून्यंकों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब मैं त्रिघात बहुपद की बात कर रहा हूं, त्रिघात यानी 3 घात वाला, ठीक है। तो क्या रहेगा अपने पास, ax की पावर 3 प्लस में bx की स्क्वायर प्लस में cx प्लस में d इज इक्वल टू 0। इसकी जो मैक्सिमम घात अपने को आ गई ना, कितनी आ गई, मैक्सिमम 3 आ गई। तो इसके शून्यंकों की संख्या भी कितनी रहेगी, 3 रहेगी। शून्यंकों की संख्या कितनी रहेगी, 3 रहेगी। तो इसमें भी ऑप्शन नंबर स क्या होगा आपका, बिल्कुल सही माना जाएगा। 3 नंबर क्या बोल रहा है, 3 नंबर बोल रहा है भी बिंदु 5,-2 की x एक्स से दूरी क्या होगी, 5,-2 की x एक्स से दूरी क्या होगी। तो आप इस तरह बना देना, ठीक है। ये अपने पास x हो गया और ये अपने पास y डैश हो गया। y डैश क्यों लिया है, क्योंकि इसमें y का मान क्या दे रखा है, नेगेटिव दे रखा है, ठीक है ना। तो अपने बना लेते हैं 1 2 3 4 5, 1 और 2, -1 -2, ये 1 2 3 4 5, ये बिंदु दिया है, ये लगभग यहाँ पे अपने को मिलेगा, ठीक है। अब पूछिए x एक्स से दूरी, किससे, x एक्स की बात करें तो x एक्स से ये कितनी दूर है बताओ,
दो दूरी पर है, दूरी को नेगेटिव नहीं लिया जाता है, ठीक है ना। ये तो निर्देशांक है जो इसको डिनोट कर रहा है, दर्शा रहा है भी यहाँ पे। अगर इन दोनों के बीच की दूरी की बात करें तो ये दो। अगर वाई एक्स से दूरी की बात करें तो वाई एक्स से कितनी दूरी है? 5। आसान सा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, इक्वेशन दे रखी है, ये देखिए y माइनस 3 अपॉन में कितने 7 माइनस x अपॉन में कितने 2 इज इक्वल टू 1। वैल्यू क्या दे रखी है, y इज इक्वल टू 10 अपने को क्या है दे रखा है, और x अपने को क्या है निकालना है, x अपने को निकालना है। तो कुछ नहीं कर रहा है, इसमें y की वैल्यू रखनी है 10 माइनस 3 अपॉन में कितने 7 माइनस x अपॉन में 2 कितना इज इक्वल टू 1। ये कितने आ गए 10 में से 3 गए 7, 7 बटे में 1 x बटे में 2 इज इक्वल टू 1। ये कट के 1 आ गया माइनस x बाई 2 इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब मैं इसको इधर लेके आता हूँ और इसको इधर ले जाऊं, क्योंकि इसको इधर ले जाऊं ये प्लस का हो जाएगा, इसको इधर लेके माइनस का हो जाएगा। 1 माइनस 1 इज इक्वल टू x बटे में कितना आ गया 2, ये इधर 0 आ गई, x बटे में 2, इसको इधर लेके जाऊं 0, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास 0 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी 0 आ जाएगी। तो इसमें ए नंबर क्या रहेगा आपका सही रहेगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, अच्छा क्वेश्चन अगला, और पूछा भी जा सकता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्या दे रखा है पी एक्स की स्क्वायर प्लस में क्यू एक्स प्लस में आर इज इक्वल टू 0 और बी नॉट इक्वल टू 0 दे दिया कि मूल क्या है समान होंगे। यदि कंडीशन दे दी भी मूल समान कब होंगे, तो आपने मान ही लेते हैं ये एक द्विघात समीकरण दी गई और अपने को कंडीशन पता है भी जब मूल क्या होते हैं समान होते हैं तब डी की स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होता है 0 होता है। जब मूल समान होते हैं तब डी की स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होता है 0। विविक्तर कितना माना जाएगा 0 माना जाएगा। तो अपने फॉर्मूला लगाकर देख लेते हैं, डी की स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है बी की स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। अगर बात करें इनमें से ये b की वैल्यू होगी, ये a की वैल्यू होगी, ये किसकी वैल्यू होगी c की, तो रख लेते हैं। जब मूल समान है इसने दे ही दिया है तो d की वैल्यू कितनी है अपने पास 0, b की वैल्यू कितनी है q, ये इसकी स्क्वायर होगी माइनस 4a की वैल्यू a, c की वैल्यू r। इसको इधर लेके जाऊं ये किसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो q की स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया 4, ये यहाँ पे p लिखना था 4pr। ये ऑप्शन में कहीं भी दिया हुआ है तो बिल्कुल सही है, और ये ऑप्शन नंबर 6 आपका क्या है बिल्कुल सही रहेगा, 6 आपका बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन क्या बोला है ये देखिए, 4, 10, 16 और 22, ये एक एपी दे दी अपने को का प्रथम पद और सारवंत्र क्या होता है। तो प्रथम पद जो पहला पद है वो प्रथम पद रहेगा, कितना हो गया 4। अगर डी की बात करें तो पीछे वाले पद में से आगे वाला पद कोई सा भी पद ले लो, पीछे वाले पद में से आगे वाला पद घटा दो, 10 में से 4 निकाल दिए, कितने आ गए 6। 4 और 6 ऑप्शन आपका क्या रहेगा सही रहेगा, ऑप्शन नंबर ब, ऑप्शन नंबर ब। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, tan 45 डिग्री प्लस में क्या रहेगा कोट 45 डिग्री इज इक्वल टू पूछा है इसका मान कितना होता है। तो tan 45 की वैल्यू 1 होती है, कोट 45 की वैल्यू भी 1 होती है, ऐड किया कितना आ गया 2। तो वह ऑप्शन इसमें क्या रहेगा सही रहेगा। एक वृत्त के बाहरी बिंदु से खींची गई अधिकतम स्पर्श रेखाएं कितनी हैं, एक वृत्त के बाहरी बिंदु से खींची गई। अब अपने एक वृत्त ले लेते हैं, ठीक है, इसके बाहर कोई भी बिंदु मान लेते हैं, जैसे मैंने ये बिंदु P मान लिया, ठीक है। इस वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं 2 स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, कितनी 2। तो मैक्सिमम कितनी रहेगी 2 रहेगी, ये इसका क्या रहेगा आंसर रहेगा। तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे का क्वेश्चन क्या बोला है देखिए, एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। आर कितना दे दिया अपने को 7 दे दिया, और वृत्त दे रखा है तो वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल इसकी चर्चा करते हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है पाई आर की स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू में 7 इंटू में 7, ये कट गया 22 7 कितने होते हैं 154।
अपने पास क्या रहेगा आंसर 154 वर्ग सेंटीमीटर। ए क्या रहेगा, सही ऑप्शन रहेगा। एक बेलनाकार बोतल का व्यास इतना दे दिया और उसकी ऊंचाई इतनी दे दी, तक द्रव भरा हो तो द्रव का आयतन ज्ञात कीजिए। व्यास कितना दे दिया 10, व्यास कितना दे दिया 10 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितनी आ जाएगी, त्रिज्या व्यास की आधी होती है तो आधी कर लेंगे, कितनी आ जाएगी 5। एच कितनी दे दी 14 सेंटीमीटर। तो भरने वाले द्रव का आयतन यानी बेलन का आयतन, बेलनाकार बोतल दी है तो बेलन के आयतन का, बेलनाकार बोतल का आयतन, बेलनाकार बोतल का आयतन फॉर्मूला क्या रहेगा पाई आर की स्क्वायर। एच पाई की वैल्यू क्या रहेगी 22/7 इंटू में आर यानी 5 इंटू में 5, एच कितनी 14, ये कितना आ गया 2, 5 5 25, 25 2 कितने 50, 22 5 कितने 110, 10 सेंटीमीटर की क्यूब। ये अपना क्या रहेगा आंसर रहेगा। ब इसमें बिल्कुल सही, ब क्या रहेगा बिल्कुल सही। निम्न में से एक माध्य ज्ञात करने का सूत्र नहीं, अपने को 4 ऑप्शन दिए गए हैं। जैसे ए क्या बोल रहा है सिग्मा एक्स अपॉन में एन, ब क्या बोल रहा है सिग्मा एक्स प्लस में ए एच अपॉन में एन, से क्या बोल रहा है सिग्मा एफ एक्स अपॉन में एन, द क्या बोल रहा है सिग्मा एफ डी अपॉन में एन। नीचे से बात करूं तो ये आपने पढ़ाई होगा सिग्मा एफ आई डी आई। एन को क्या लिख सकते हैं एन को लिख सकता हूं मैं सिग्मा एफ आई, एन को क्या लिखता हूं सिग्मा एफ आई। सिग्मा एफ आई क्या होता है बारंबारताओं का योग होता है, नंबरों का योग होता है, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही है। इसकी बात करें सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ आई, ये भी बिल्कुल सही है। इसकी बात करें तो समांतर माध्य का फॉर्मूला हो गया राशियों का योग बटा में राशियों की संख्या, ठीक है। ये नहीं, कौन सा नहीं है वह बिल्कुल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। तो इसमें आपको कुछ देखने की जरूरत नहीं है, प्रायिकता कभी नेगेटिव नहीं आती है, ऋणात्मक चिन्ह के साथ प्रायिकता आती नहीं। प्रायिकता की जो मिनिमम वैल्यू रहेगी ना अपने पास मिनिमम, वो कितनी रहेगी 0। अगर मैं मैक्सिमम की बात करूं तो कितनी रहेगी 1 रहेगी, कितनी रहेगी 1 रहेगी। तो कभी भी नेगेटिव नहीं आती है प्रायिकता, ऋणात्मक नहीं आती है। तो अपना ब ऑप्शन इसमें क्या है बिल्कुल सही होगा, -1.5 कभी भी किसी संख्या की क्या है प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे के क्वेश्चनों की चर्चा करूं मैं। अगला क्वेश्चन अपने को क्या दे रखा है, अंक गणित की आधारभूत प्रमेय का संबंध धनात्मक पूर्णांकों के गुणन या भाग किस में से होता है ये पूछा है। तो आप पहले क्या है अंक गणित की आधारभूत प्रमेय, ये क्या है मेरे हिसाब से पेज नंबर 10 पे होनी चाहिए। पेज नंबर 10 पे 1.2 प्रमेय आपको मिलेगी, ठीक है। पेज नंबर 10 पे 1.2 प्रमेय जब आप देखोगे तो क्या है आधारभूत प्रमेय है, ठीक है। इसमें क्या बोला गया है, इसमें बोला गया है भी किसी भाज्य संख्या को क्या है अभाज्य संख्या के गुणनखंडों के रूप में क्या है तोड़ा जाता है। जैसे मैं एग्जांपल ले लूं यहाँ पे 8 को तो तोड़ देंगे अपने 2 गुणा में 2 गुणा में 2, 2 क्या होती है एक अभाज्य संख्या होती है, ठीक है ना। तो किस में काम में ली जाएगी ये गुणन के काम में ली जाएगी, ये देख लेना इंपॉर्टेंट है। ये आगे वाला क्या है, दो त्रिभुज सर्वांग सम कहे जाते हैं जब उनके आकार तथा अमाप समान होते हैं। क्या होते हैं समान होते हैं। तो आकार और माप क्या होने चाहिए समान होने चाहिए। क्या होने चाहिए समान होने चाहिए। अगला क्वेश्चन पूछ रखा है भी साइन थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा होता है, कौन सी वैल्यू होती है जो साइन और कोस की इक्वल होती है। तो 45 डिग्री की, कौन सी 45 डिग्री की। किसी अर्धवृत्त में बना कोण होता है, किसी अर्धवृत्त में बना कोण होता है, अर्धवृत्त बना लो। अब जब मैं इसमें बनाता हूं तो ये कोण कितने डिग्री का बनता है 90 डिग्री का बनता है। कितने डिग्री का बनता है 90 डिग्री का। और ये क्या होता है समकोण होता है। तो किसी अर्धवृत्त में बना कोण हमेशा क्या होगा समकोण होगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन,
जिसके एग्जाम्पल भी क्या है बुक में बहुत ही कम देखने को मिलते हैं, और कई कई विद्यार्थियों को पता ही नहीं होता है भी ये कहां से आ गए और किस तरह का क्वेश्चन पूछ लिया। दिया गया है, देखिए बंटन 7 4 6 3 8 5 और 9। एग्जाम्पल दिया हुआ है एक शायद 14.3 से पहले, तो उसको क्या है कई विद्यार्थी एग्जाम्पलों पे ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, तो मैं उनको बोलना चाहता हूँ एग्जाम्पल जरूर निकालें आप, ठीक है। पहले क्या है जो आपको जो चीजें दी गई है, ठीक है, उनको अगर आप एक्सरसाइज से पहले ध्यान से पढ़ोगे ना, तो ये जो छोटे क्वेश्चन आते हैं ना आपके मैथ के अंदर बन के, वो वहीं से बनेंगे आपके सारे के सारे। तो आप क्या है प्रश्नावली की जो रूपरेखा जो दी गई है ना, उसको पहले ढंग से पढ़ें। कोई भी एक्सरसाइज अगर आप निकाल रहे हैं तो उस रूपरेखा को क्या है ध्यान से पढ़ना चाहिए, उसमें से ही ये छोटे वाले क्वेश्चन सारे के सारे उसी में से निकल के आएंगे। तो यहाँ पे इनका क्या निकालना है अपने को, माध्यक निकालना है। क्या निकालना है, माध्यक। तो माध्यक निकालने के लिए मैं क्या करता हूं, सबसे पहले इनको आरोही क्रम में लिखना आता है। किस क्रम में, आरोही क्रम। आरोही में लिख लेंगे 3 3 के बाद 4 4 के बाद 5 फिर 6 फिर 7 फिर 8 और फिर 9। फिर कितना आ गया अपने पास, 9 आ गया, ठीक है। अब ये अपने पास इनको काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। 7 क्या रहती है, 7 आए काउंट करने के बाद तो क्या रहती है, विषम संख्या। क्या रहती है, विषम संख्या। और विषम संख्या के लिए अपना फॉर्मूला n प्लस में 1 अपॉन में 2 रहेगा। क्या रहेगा, n प्लस में 1 अपॉन में 2वां पद, ठीक है। तो n कितना रह गया, 7 प्लस में 1 बटा में 2, 8 बटे में 2, यानी 4वां पद अपना क्या रहेगा, माध्यक रहेगा। तो 1 2 3, आंसर कितना आ जाएगा अपना 6। आंसर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ये क्वेश्चन देखिए, विप्रायिकता का अधिकतम मान और न्यूनतम मान, ये मैं पहले ही बता चुका हूं उसी क्वेश्चन में। विप्रायिकता का मैक्सिमम मान जो रहेगा ना, वो कितना रहेगा 1, और जो मिनिमम मान रहेगा ना अपना प्रायिकता का, वो कितना रहेगा 0 रहेगा। तो अधिकतम मान 1 हो गया और न्यूनतम मान कितना आ गया, 0 आ गया। तो इस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं, यह भी रूपरेखा से ही उठाया गया है। अनुपात a1 अपॉन में a2, b1 अपॉन में b2 और c1 अपॉन में c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं कैसी है, प्रतिच्छेदी है, समांतर है या समपाती है। पहले मैं बता देता हूं, प्रतिच्छेदी रेखा क्या होती है, जो एक दूसरे को काटती है, ठीक है। समांतर रेखा जो रेल की पटरियों की तरह क्या चलती है, समांतर ही चलती है। समपाती एक के ऊपर एक ही रेखा के ऊपर दूसरी रेखा आती है। तो इस रेखा के ग्राफ वाले क्वेश्चन क्या है, बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में, ये ध्यान रख लेना, समपाती रेखा वाले। तो अपने को यहाँ पे दिखाना है कि प्रतिच्छेदी के लिए क्या कंडीशन होती है, ठीक है, समपाती के लिए क्या होती है और समांतर के लिए क्या होती है। तो प्रतिच्छेदी कर रही है, एक दूसरे को कट कर रही है, इनको आप इनके नाम से याद रखो। इनकी क्या है, बिल्कुल एक दूसरे से सामंजस्य है नहीं, अपने बोलते हैं इनकी लड़ाई हुई है, दोनों की नहीं बनती है इनकी। तो a1 अपॉन में a2 बराबर नहीं होगा क्या b1 अपॉन में b2, क्योंकि दोनों की बनती नहीं है तो ये बराबर ही नहीं होगी। सी तो इसमें भाग ही नहीं ले रहा है बेचारा, भी तुम दोनों की बनेगी तभी आएंगे। संपाति की बात करें, एक के ऊपर एक, तो इनका मेलजोल बहुत अधिक है भाई, इनका मेलजोल बहुत अधिक है। तो a1 अपॉन में a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन में b2 इज इक्वल टू क्या रहेगा, c1 अपॉन में c2। ये क्या है, रेल की पटरियों की तरह। अब a और b की तो बनती है भाई, 3 रेखा होती तो c की भी बनती, लेकिन a और b की बनती है, c की नहीं बनेगी यहाँ पे। तो क्या रहेगा, a1 अपॉन में a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन में b2, नहीं c1 अपॉन में c2। तो बिल्कुल मजाक मजाक में हमने ये क्वेश्चन कर लिया है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये देखिए। अगला क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण 3x की स्क्वायर माइनस 8x माइनस 16 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। 3x की स्क्वायर माइनस के 8x माइनस 16 इज इक्वल टू 0 के मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है। तो अपने पास फॉर्मूला क्या रहता है, d इज इक्वल टू
बी की स्क्वायर माइनस में 4ac, यही रहता है ना। तो कर लेंगे इसमें b की वैल्यू निकाल लेंगे। यहाँ b कितना है, माइनस का 8 है, तो माइनस के 8 की स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू कितनी 3, c की वैल्यू कितनी है माइनस का 16, माइनस का 16, ये कितने हो गए 64 हो गई, ये माइनस और माइनस प्लस हो गए, 4 3 12, 12 का 16 के साथ करना है, 12 इंटू में 16, क्योंकि माइनस और माइनस तो प्लस कर दिए, 12 छिक्की कितनी होती है 72, हंसल गई 7, 12 की 12 और 7 कितनी 19, ये कितने हो गई 5 6 हो गई, 4 और 2 6, 19 और 6 कितने 25, 256 जो ग्रेटर देन आ रहा है किससे 0 से। जब ये d क्या है ग्रेटर देन आ जाए ना 0 से तो मूल्य क्या होंगे वास्तविक होंगे, मूल्य क्या होंगे वास्तविक होंगे और अलग अलग होंगे, मूल्य क्या होंगे वास्तविक होंगे और अलग अलग होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, समांतर श्रेणी दी गई है, 1 -2 -5 और -8 का सारवंतर तथा अगले 3 पद लिखिए, इनका सारवंतर और अगले 3 पद बताने। 1 -2 -5 और -8 का सारवंतर लिखना है और इसके अगले 3 पद बताने। ये इस प्रकार चले। सारवंतर का मैंने आपको बताया था पीछे वाले पद से क्या है आगे वाले पद को घटा दो, यानी -2 में से अपने कितना निकाला माइनस का 1, ये कितने आ गए माइनस के 3 आ गए। अब नेक्स्ट पद लिखना है, ये अपना a1 हो गया, ये a2 हो गया, ये a3 हो गया, a4 हो गया, a5 लिखना है, a6 लिखना है, a7 लिखना है। ठीक है, a5 लिखने के लिए क्या करना है, प्रथम पद जो होता है ना उसमें क्या है यहां से एक कम करके d लगा दो, यहां से जो पद निकालना है ना यहां से, चाहे यहाँ पे अगर आपको 75वां पद निकालना है ना तो एक कम करके 74 d लगा दो। ठीक है, a5 क्या रह जाएगा अपने पास, a की वैल्यू 1 है प्लस में 4, d की वैल्यू कितनी माइनस की 3, ये कितने आ गई 1 4 3 12 माइनस के 12 कितना आ गया अपने पास माइनस का 11 आ गया, माइनस का 11। इसी प्रकार आपको a6 निकालना है तो a प्लस में कितना 5d, कितना 5d, तो 1 प्लस 4 5 इंटू में कितने माइनस के 3, 5 दिए 15, 15 में से 1 निकाला कितना आ गया 14, वो भी किसका माइनस का, वो भी किसका आ गया माइनस का। ठीक है, इसी प्रकार a7 निकालना है आपको, क्या निकालना है a7, तो वो कितना रहेगा a प्लस में 6d, a प्लस में 6d, a की वैल्यू 1, 6 गुणा में माइनस के 3, 6 3 18, एक कम कर दिया माइनस का 17। तो ये क्वेश्चन हो गया है हमारा। यहां पे अगला क्वेश्चन क्या बोला है, त्रिभुज एबीसी में कोण एडी कोण बीएसी का समद्विभाजक है यदि AB इक्वल टू 4 दे दिया, AC इक्वल टू 6 दे दिया, BD इक्वल टू 2 दे दिया, तो BC की लंबाई या मान ज्ञात कीजिए। इस प्रकार का क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है ना, अब ये क्या कर रहा है ये देखिए, A दे रखा है, B दे रखा है, D दे रखा है, C दे रखा है, ये 4 सेंटीमीटर दे दिया, ये 2 सेंटीमीटर दे दिया, ये 6 सेंटीमीटर दे दिया। अब यहाँ पे ये क्या AD है ना, इसको क्या है दो बराबर भागों में क्या कर रहा है डिवाइडेशन कर रहा है, तो मैं लिख सकता हूं भी कोण BAC इज इक्वल टू 2 BAD, क्योंकि दो भागों में डिवाइडेशन कर रहा है ना इसका, तो ये 2 हो जाएंगे। या फिर मैं इसको इस प्रकार भी लिख सकता हूं भी 2 कोण CBD। अब यहाँ पे ये अगर सही बात है तो मैं यहाँ पे आधारभूत समानुपातिक प्रमेय का प्रयोग करूंगा, प्रश्नावली नंबर 6 शायद 6.1 या 6.2 प्रमेय है, तो मिलेगी आपको, देख लेना, आधारभूत समानुपातिक प्रमेय। उसके हिसाब से क्या बोलूंगा मैं, BD अपॉन में कितना DC इज इक्वल टू मेरा क्या रहेगा AB अपॉन में कितना AC, AB अपॉन में कितना रहेगा AC रहेगा। ठीक है, अब कर लेते हैं आगे। BD की वैल्यू अपने को दे रखी है 2,
डी सी की वैल्यू नहीं है तो इसको यही लिख लेते हैं। ए बी की वैल्यू 4 और ये कितना 6, ये कितने हो गए 6 2 12 और ये 4 डी सी आ गया। यहाँ से डी सी की वैल्यू कितनी आ गई 12/4 कितना 3। डी सी की वैल्यू कितनी है 3 है। डी सी की वैल्यू कितनी है 3 है। अब अपने को पूछा क्या है बी सी की वैल्यू पूछिए तो क्या आ जाएगा बी डी प्लस में डी सी। बी सी की वैल्यू कितनी 2 प्लस में डी सी की वैल्यू कितनी 3। बी सी इज इक्वल टू कितना आ गया 5 आ गया। कितना आ गया 5 आ गया। इस डेसिमल वर्ग के साथ जो कुंजी दी गई है ना उसमें आपका आंसर 3 लिखा गया। कितना लिखा गया 3 लिखा गया। तो शायद बेचारे से भूल हो गई होगी तो यहाँ पे लिख कर भूल गया होगा। आंसर क्या रहेगा इसका 5 रहेगा। क्या रहेगा 5 रहेगा। कई विद्यार्थी मिलाते हैं जब आंसर फिर वो कमेंट करेंगे सर ने गलत करा दिया, इसीलिए मैंने आपको क्या है यहीं पे क्लियर करवा दिया। वो यहाँ तक ही लिखा गया बीसी की वैल्यू वो डीसी की वैल्यू तक ही लिखा गया है, ठीक है ना। तो इसका आंसर 5 रहेगा क्योंकि अपने में अगर क्वेश्चन में डीसी की वैल्यू पूछता तो कितनी आती 3 आती। या तो क्वेश्चन में मिस प्रिंटिंग है या आंसर में मिस प्रिंटिंग है, अपना तो सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। यदि साइन 3x बराबर 1 तो x का मान ज्ञात कीजिए। क्या दिया गया है साइन 3x इज इक्वल टू 1 दे दिया गया तो मैं 1 को साइन में चेंज कर लूंगा। साइन 3x इज इक्वल टू साइन 90 डिग्री। साइन से साइन गया 3x इज इक्वल टू 90 डिग्री। x इज इक्वल टू 90/3 कितना आ गया भाई 30 डिग्री। x कितना रहेगा 30 डिग्री रहेगा। आगे वाला क्वेश्चन भी त्रिकोणमिति से ही लिया गया है। आगे वाला क्वेश्चन भी त्रिकोणमिति से ही लिया गया। अब एक ये क्वेश्चन क्या है 2 tan की स्क्वायर 45 डिग्री प्लस में कोस की स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन की स्क्वायर कितनी दी गई है 60 डिग्री। इसकी वैल्यू बतानी है। तो tan 45 की वैल्यू होती है 1, कोस की स्क्वायर 30 डिग्री यानी कोस 30 की वैल्यू √3/2, साइन 60 की वैल्यू √3/2 रहेगी। तो कर लेंगे 2 1 की स्क्वायर प्लस में कितना √3/2 की स्क्वायर माइनस √3/2 की स्क्वायर। ये और ये तो गया, आगे करेंगे नहीं। 2 गुणा में 1 वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। कितनी आ गई 2 आ गई। क्वेश्चन क्या है सूर्य के उन्नयन कोण में वृद्धि 0 से 90 डिग्री होने से किसी स्तंभ की परछाई की लंबाई में क्या परिवर्तन हो। अपने 0 से 90 डिग्री। अब मैं ये मान लेता हूं इसको कोई एंगल अगर अपने को दिया गया ये 90 डिग्री का तो हो ही गया, ठीक है। ये यहां से इसको मैं मान लेता हूं 30 डिग्री, ठीक है। थोड़ा आगे आ गया। अब मेरी मान लो परछाई कितनी है 10 मीटर लंबी है मान लिया अपने, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे आ गया तो ये कितना हो गया 60 डिग्री का एंगल हो गया। तो परछाई मेरी कितनी आ गई 5 मीटर की आ गई। क्योंकि जैसे जैसे इसकी तरफ बढ़ते जाएंगे ना परछाई में क्या आती जाएगी कमी। तो आंसर क्या होगा परछाई में कमी आएगी। परछाई में क्या आएगी भाई कमी आएगी। अगला क्वेश्चन है दी गई आकृति में थीटा का मान बताइए। आ जाओ भाई, आकृति दी गई है ये देखिए, यह आकृति दी गई है, ठीक है। ए बी और सी आकृति ये दे रखी है अपने को थीटा और ये दे रखा है 30 मीटर, ये दे रखा है 10√3 मीटर। तो फॉर्मूला अपने पास है LAL/KKA। सुना तो होगा ही आपने 10th क्लास में। ये साइन का, ये कोस का, ये टेन का, ये कोट का, ये सेक का और ये कोसेक का। अगर अपने बात कर लें क्या दिया गया है अपने पास लंब दे दिया और क्या दे दिया आधार दे दिया। लंब दे दिया और क्या दे दिया आधार दे दिया। तो मैं टेन से भी कर सकता हूं कोट से भी कर सकता हूं, दोनों से कर सकता हूं। अगर मैं टेन की बात करूं टेन थीटा इज इक्वल टू कितना रहेगा लंब बटे में आधार रहेगा यानी सी बी अपॉन में कितना रहेगा ए बी।
यानी ये रहेगा 10 और कितना √3, 10 दिए कितने हो गए 30। tan थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया 3/√3 आता है। 3 को मैं इस प्रकार लिख सकता हूं ना, इसको कट कर दिया कितना आ गया √3। tan थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया √3 की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब √3 tan में किसकी वैल्यू होती है बताओ बताओ, tan 60 की। थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास 60 डिग्री। कितना आ गया 60 डिग्री। अगला क्वेश्चन क्या है, दो वृत्त बाह्य स्पर्श करते हैं, यदि दोनों वृत्तों की त्रिज्याएं एक की 5 दे दी और एक की 3 सेंटीमीटर हो तो उनके केंद्रों के बीच की दूरी निकालिए। चलिए भाई, दो जो वृत्त है ना वो क्या है बाह्य स्पर्श कर रहे हैं। एक 5 दे दिया, एक 3 दे दिया, एक छोटा एक बड़ा। इसकी त्रिज्या कितनी भाई 5 और इसकी त्रिज्या कितनी 3। दोनों केंद्रों के बीच की दूरी पूछिए यहां से यहां तक, तो कितना आ जाएगा 5 + 3 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 8। आंसर कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। दो वृत्त एक दूसरे को अंतः स्पर्श करते हैं तो उनकी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या लिखिए। अंतः स्पर्श करते हैं यानी अंदर से स्पर्श करते हैं, इस प्रकार रहेगा वृत्त अपना एक दूसरे के अंदर ही। ठीक है, अंतः स्पर्श कर रहे हैं ये देखिए, तो इनकी स्पर्श रेखा उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा कितनी रहेगी, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा कितनी रहेगी भाई एक ही रहेगी। कितनी रहेगी 1। तो इसका आंसर कितना आएगा 1 आएगा। आप इनका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 21 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त से काटे गए त्रिज्या खंड का कोण 60 डिग्री है, तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आर कितना दे दिया 21 सेंटीमीटर, थीटा कितना दे दिया 60 डिग्री। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल पूछा है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल पूछा है तो कितना होगा πr² थीटा बटे में कितना 360 डिग्री अपने पास फॉर्मूला रहता है। ठीक है, तो होता क्या है पाई की वैल्यू कितनी रख लेंगे 22 बटे में 7, आर की स्क्वायर कितनी 21 गुणा में 21, थीटा कितना 60 डिग्री इंटू में कितना 360 डिग्री। ये कितना आ गया मेरे पास 6, ये कितना आ गया 3, ये कितना आ गया 2, ये कितना आ गया 11। अब करना क्या है 11 गुणा में 21 करना है। 11 1 11, 1 11 2 22 और 1 कितना 23। कितना आ गया 23। क्षेत्रफल ज्ञात करना था सेंटीमीटर की स्क्वायर। एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदें, रेड बॉल कितनी दे दी अपने को 3 दे दी, और ब्लैक कितनी दे दी 5 दे दी। ठीक है, एक बॉल यादृच्छा से यानी अपनी इच्छा से निकाली जाती है तो इसकी क्या प्रायिकता है कि यह गेंद लाल होगी, यह गेंद लाल होगी। तो पी आर की प्रायिकता देख लेते हैं क्या होगा, अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटा में कुल परिणाम, ये प्रायिकता का फॉर्मूला होता है। ठीक है ना, कुल परिणाम अपने पास कितने हो गए यहाँ पे 8 हो गए। कितने हो गए 8 हो गई। तो प्रायिकता पी आर की कितनी आ जाएगी, अनुकूल परिणाम यानी रेड बॉल के कितने 3, कुल परिणाम कितने 8, तो प्रायिकता कितनी रह जाएगी 3 बटे में 8। तो आज हमने क्या है इस वीडियो के अंदर खंड ए को बड़े ही अच्छे तरीके से सोल्व किया है। तो आगे की वीडियो भी खंड ब की होगी, स की होगी, द की होगी। अभी क्या है हमें इसे संजीव डेसक वर्ग के बारे में चर्चा कर रहे हैं। एक इसका करेंगे फिर एक एक्सीलेंट का करेंगे, दोनों की तुलना करके देखेंगे भी दोनों डेसक वर्गों में क्या अंतर है। वैसे तो कोई अंतर नहीं, जैसे हम मन का वहम होता है अभी संजीव और एक्सीलेंट में। कुछ विद्यार्थी मेरे से पूछते हैं सर कौन से लेके आए, एक्सीलेंट लेके आए या संजीव लेके आए। एक ही बात है दोनों की। जैसे इसमें संजीव के अंदर जैसे मॉडल जो दे रखा है अपने मॉडल पेपर सेकंड, इसमें कोई क्वेश्चन दे रखा है ना वही एक्सीलेंट के किसी दूसरे मॉडल पेपर में दिया होगा, चौथे में मिल जाएगा आपको, 5वें में मिल जाएगा। एक थोड़ा सा अंतर है इसमें, संजीव की जो डेसक वर्ग है ना इसकी जो लैंग्वेज है वो थोड़ी आसान है समझने में। एक्सीलेंट की जो लैंग्वेज है ना वो थोड़ी सी कठिन है भाई, थोड़ी सी कठिन है, ज्यादा कठिन नहीं है। ठीक है,
तो आप को मैं क्या है ये संजीव की और एक्सीलेंट की दोनों की डेस्क वर्क मैथ और साइंस की दोनों की आपको क्या है क्लियर करवाऊंगा बड़े अच्छे तरीके से। डेस्क वर्क क्लियर जल्दी से जल्दी करवाने का प्रयास करूं। इसके बाद में क्या है जैसे अपनी एक्सरसाइज हो गई, ठीक है, उनकी टेस्ट सीरीज आपको स्टार्ट करवा दी जाएगी, चाहे वो टेलीग्राम लिंक के जरिए आपके पास टेस्ट पहुंच जाएगा, ठीक है, या फिर किसी और माध्यम से मैं आपको टेस्ट पहुंचाने का प्रयास करूंगा व्हाट्सएप, ठीक है। और उसी टेस्ट की जो वीडियोस होगी ना वो क्या है यहाँ पे लेके आएंगे। टेस्ट में क्या होंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाले जाएंगे, ठीक है, थ्योरम डाली जाएगी। थ्योरम में बहुत से विद्यार्थियों की दिक्कत आती है, तो मैं आपकी दिक्कत को दूर करने के लिए हमने ये क्या है नया हमारा जो YouTube चैनल है ना वो स्टार्ट किया है। हमारा जो कंपटीशन एग्जाम का जो YouTube चैनल है वो स्मार्ट क्लासेस IQ के नाम से क्या है पहले से ही रन कर रहा है। तो एक और YouTube चैनल के माध्यम से मैं क्या है बोर्ड की क्लासों के स्टूडेंट के साथ जुड़ा हुआ हूँ, तो आप भी हमारे साथ जुड़े और हमारा ज्यादा से ज्यादा सहयोग करें। मैं आपको क्या है बोर्ड की परीक्षा की क्या है अच्छी तैयारी करवाने की गारंटी देता हूँ। इसी के साथ आज की वीडियो खत्म करते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, जय हिंद, जय भारत।